हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के नियम। देखिए, मेंडल ने टोटल आनुवंशिकी के या वंशागति से संबंधित टोटल 3 नियम दिए हैं, जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम देखेंगे पृथक्करण का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम प्रभाविता का नियम व पृथक्करण के नियम को समझने वाले हैं, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है इसकी वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, दोनों के दोनों जो नियम है काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों ही नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना है। आज के जो दोनों नियम है, पहला है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद हम देखेंगे पृथक्करण का नियम क्या होता है या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है। देखिए, प्रभाविता के नियम की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रथम पीढ़ी में या F1 जनरेशन में दिखाई पड़ने वाले जो लक्षण हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो क्या कहा गया है प्रभाविता के नियम में? प्रभाविता का नियम, जैसा कि नाम ही है प्रभाविता का नियम, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। तो इस नियम के अनुसार हमको क्या करना है, कोई एक लक्षण लेना है और उस एक लक्षण का कोई विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है और दोनों के मध्य आपस में क्रॉस कराना, यानी हमको एक जोड़ी लक्षण लेना है और उस एक जोड़ी लक्षण को लेकर के आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, अर्थात जो F1 जनरेशन प्राप्त होगी, वो जो है उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं। तो प्रभाविता के नियम का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं, मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया गया, जिसके पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। अब आप देख सकते हैं मेंडल के द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले कि शुद्ध लंबे पौधे लिए गए। शुद्ध लंबे पौधों के लिए यहां पे हमने पैतृक लक्षण जो लिया है, शुद्ध लंबे पौधे लिया है। हमने एक लक्षण क्या लिया कि पौधा कैसा है, लंबा है। तो लंबे पौधे के लिए हमने जो जीन प्रारूप लिया था, जीनों की जो संरचना है वो क्या है, कैपिटल टी है। वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण यानी इसका उल्टा लक्षण भी हमको लेना है। तो ये एक लक्षण हो गया। अब इसका जब एक विपरीत लक्षण लेंगे तब ना एक जोड़ी लक्षण कहलाएगा। तो हमको यहां पे शुद्ध लंबे पौधे लेना है और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण यानी उल्टा लक्षण। तो उल्टा हमने लक्षण क्या ले लिया, शुद्ध लंबे पौधे की जगह हमने क्या ले लिया, शुद्ध बौने। तो शुद्ध लंबे पौधों का विपरीत या विरोधी लक्षण क्या हो गया, शुद्ध बौने पौधे। इसके लिए हमने जीन प्रारूप लिया है स्मॉल टी। अब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस हमने शुद्ध बौने पौधों के साथ कराया, तो आप देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी में हमको शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई है इसमें हमको लंबे पौधे ही दिखाई देते हैं। हाँ, बस एक चेंजेस आ जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पैतृक पीढ़ी में आप देख रहे थे कि शुद्ध लंबे जो पौधे हैं इनका जीन प्रारूप कैपिटल टी था, अर्थात समयुग्मजी था, लेकिन यहाँ पे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो जीन प्रारूप प्राप्त हुआ है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस प्रकार से F1 पीढ़ी में भी क्या प्राप्त होते हैं, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब हम आपस में एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के जोड़ों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, जिस कारण से ही इस नियम को हम मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आपने एग्जाम्पल भी देखा कि यदि हम शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस यदि हम शुद्ध बौने पौधों के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमको शुद्ध लंबे पौधे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि लंबे पौधे ज्यादा प्रभावी होते हैं बौने पौधों की अपेक्षा। तो F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में केवल और केवल प्योर लंबे यानी कि शुद्ध लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। यह नियम कहता है मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो उम्मीद करता हूं कि मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम। यह भी काफी इंपॉर्टेंट नियम है और पृथक्करण के साथ साथ इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का इस नियम का एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है अभी तक। तो देखिए, पृथक्करण का जो नियम है या युग्मकों की शुद्धता का नियम है, अर्थात युग्मक जो है हमेशा शुद्धता उनकी बनी रहती है, इसी कारण से तो इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि युग्मक बनते समय ये आपस में पृथक पृथक हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं थोड़ा सा। जब एक जोड़ी विपरीत या
विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। आपने दोनों में एक चीज कॉमन देखी कि मेंडल के प्रभाविता के नियम में भी हमको एक जोड़ी लक्षण के मध्य ही क्रॉस कराना है, और पृथक्करण के नियम में भी हमको यही देखना है कि हम आपस में एक जोड़ी लक्षणों को लेकर ही क्रॉस कराएंगे। तो पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, देखिए जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये जो दोनों लक्षण होते हैं ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। तो दोनों ही प्रकार के लक्षण जो होते हैं वो एक दूसरे से बिना मिले हुए साथ साथ रहते हैं, अर्थात दोनों लक्षण साथ साथ रहते तो हैं लेकिन एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं। तथा जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग यानी कि पृथक पृथक हो जाते हैं। इसी कारण तो इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो यौवन पीढ़ी में तो हमको पता है कि प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रभावी लक्षण के साथ साथ जो अप्रभावी लक्षण है वो भी साथ में उपस्थित रहता है, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से कभी मिश्रित नहीं होते हैं। क्यों मिश्रित नहीं होते हैं अभी आप देखेंगे, जैसे ही हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे यहाँ पे तब आप समझेंगे कि यहाँ पे यदि हमने लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प के साथ हमने कराया तो यौवन पीढ़ी में तो हमको क्या प्राप्त होंगे, लाल पुष्प प्राप्त होंगे, क्योंकि लाल पुष्प का जो जीन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। फिर जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि लाल पुष्पों के मध्य जो हमको यौवन पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं उनकी जब हम आपस में क्रिया कराएंगे तो फिर से सफेद रंग के जीन उपस्थित हो जाएंगे F2 पीढ़ी में, अर्थात F2 जनरेशन में। कहने का मतलब यह है कि हम यहां पे एग्जाम्पल यदि समझें तो देखिए क्या होगा। हमने आपको क्या कहा कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, कहने का मतलब यह है कि हमको एक जोड़ी लक्षण लेना है। तो एक लक्षण हमने क्या ले लिया, लाल पुष्प। तो लाल पुष्प के लिए हमने जीन प्रारूप रखा है कैपिटल आर। इसका विपरीत या विरोधी लक्षण हमने क्या ले लिया, इसका हमने विपरीत लक्षण सफेद पुष्प। तो सफेद पुष्प का जीन प्रारूप क्या है, स्मॉल आर। अब हमने एक जोड़ी लक्षण ले लिया, अब हमको कराना है इनके मध्य आपस में क्रॉस, तो हमने करा दिया क्रॉस। तो जब हमने लाल पुष्प व सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में तो हमको लाल रंग के पुष्प प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि ये जो लाल रंग का जो जीन है कैपिटल आर, ये सफेद रंग के जीन स्मॉल आर पर ज्यादा प्रभावी है, अर्थात कैपिटल आर ज्यादा प्रभावी है, जिस कारण से ही तो F1 जनरेशन में हमको लाल पुष्प प्राप्त हुए हैं। अगर मान लीजिए सफेद रंग के जीन ज्यादा प्रभावी होते तो यौवन पीढ़ी में सफेद रंग के जीन आते, लेकिन यहां पे हमको देखना है कि लाल रंग के जो जीन होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होता है कैपिटल आर, इसलिए हमको यौवन पीढ़ी में केवल और केवल लाल पुष्प ही नजर आते हैं। अब देखिए, अब हम यहां पे क्या करेंगे कि अब हम जो कैपिटल आर स्मॉल आर हमको प्राप्त हुआ है, अर्थात ये जो विषम युग्मजी लाल पौधे हमको प्राप्त हुए, लाल पुष्प जो हमको प्राप्त हुए हैं यौवन पीढ़ी में, देखिए इनको हमने विषम युग्मजी क्यों कहा, क्योंकि हमको भले ही यौवन पीढ़ी में लाल पुष्प प्राप्त हुए हैं लेकिन आपको यहां पे जीन की संरचना क्या देखने को मिल रही है, विषम युग्मजी है। एक तो कैपिटल आर है, एक क्या है, स्मॉल आर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विषम युग्मजी लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। तो शुद्ध लाल पुष्प तो प्राप्त होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं, अर्थात जीन संरचना में परिवर्तन होता है। यहां पे कैपिटल आर ना होकर के एक स्मॉल आर भी शामिल होता है। और हम पृथक्करण के नियम में क्या कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि जो देखिए यौवन पीढ़ी में हमको भले ही लाल रंग के पुष्प नजर आ रहे हैं लेकिन लाल रंग के पुष्प के साथ में यहां पे स्मॉल आर भी तो उपस्थित है। तो स्मॉल आर किसका जीन है, सफेद पुष्प का जीन है। तो यहां पे सफेद रंग के पुष्पों के जीन भी उपस्थित है। तो हमने क्या कहा कि आपस में ये दोनों एक दूसरे से बिना मिले हुए, बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। यानी जो कैपिटल आर है उसके साथ स्मॉल आर भी साथ में ही रहता है, लेकिन एक दूसरे से कभी ये आपस में दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जब हम इनकी आपस में क्रिया कराएंगे तो फिर से हमको सफेद रंग के पुष्प प्राप्त हो जाएंगे। तो F2 पीढ़ी में फिर से ये सफेद रंग के जीन जो है पुनः से प्रकट हो जाएंगे और F2 पीढ़ी में फिर से स्मॉल आर यानी फिर से सफेद रंग के जीनों का उपस्थित हो जाना यह दर्शाता है कि दोनों ही प्रकार के जो युग्मक होते हैं ये आपस में एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं लेकिन साथ साथ में रहते हैं।
और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो वही एग्जाम्पल यहां पे हमने आपको कराया है कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब हम समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस किसी दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराते हैं तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी के पौधों में जो पुष्प का लक्षण प्रारूप है वो लाल होता है, अर्थात F1 पीढ़ी में हमको लाल रंग के पुष्प दिखाई देते हैं। तथा जीन प्रारूप जो होता है लाल रंग के पुष्पों का वो होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी जो F1 पीढ़ी में हमको लाल रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं उसका जो जीन प्रारूप होगा वो कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लाल रंग का जीन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, अर्थात जो कैपिटल आर होता है वो सफेद रंग के जीन स्मॉल आर पर ज्यादा प्रभावी होता है, जिस कारण से ही F1 पीढ़ी में हमको लाल रंग के पुष्प नजर आते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जब हम एक जोड़ी लक्षण को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुए, केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए, अर्थात जब हमने लाल पुष्प का क्रॉस कराया किसके साथ, सफेद पुष्प के साथ कराया, तो हमको F1 पीढ़ी में लाल पुष्प ही दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल पुष्प ज्यादा प्रभावी होता है सफेद पुष्प की अपेक्षा। अब यहां पे कह क्या रहा है कि देखिए जब F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुआ है ना, तो F1 पीढ़ी में जो जीन प्रारूप प्राप्त होता है तो ये बता रहा है कि ये दोनों ही लक्षण, यानी जो लाल रंग का जीन है कैपिटल आर और जो सफेद रंग का जीन है स्मॉल आर, तो ये कह रहा है कि ये दोनों लक्षण एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि F1 पीढ़ी में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों प्राप्त हुए हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से कभी मिश्रित नहीं होते हैं, यानी कि मिलते नहीं हैं। देखिए क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी जब हम इसका आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको फिर से यहां पे सफेद रंग के जीन प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए हमको F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ है, विषम युग्मजी लाल पुष्प, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर की जब हम आपस में क्रिया कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रिया हमने करा दिया कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही, तो यहां पे जो चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने क्रिया कराया है, तो चेकर बोर्ड में आपको क्या नजर आ रहा है, हमने कैपिटल आर स्मॉल आर लिया, फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर लिया, आपस में क्रॉस करा दी, तो कैपिटल आर का क्रॉस हुआ कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर आ गया। इसी प्रकार इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो गया, लेकिन यहां पे तो स्मॉल आर फिर से प्राप्त हो गए। अर्थात कहने का मतलब है कि सफेद रंग के पुष्प जो हैं पुनः से F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। तो F2 पीढ़ी में सफेद रंग के जीनों का प्रकट हो जाना यही दर्शाता है कि ये दोनों ही लक्षण आपस में एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी मिश्रित नहीं होते हैं। और जैसे ही युग्मकों का निर्माण होता है वैसे ही ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, जिस कारण से ही तो इसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। एक बार पुनः से समझिए कि इस नियम में होता क्या है। जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, यानी एक जोड़ी लक्षण लेना है और आपस में उनका हमको क्रॉस कराना है, तो जब हम आपस में एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों लक्षण जो होते हैं ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए यानी बिना मिले साथ साथ रहते हैं। तथा जैसे ही युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से पृथक पृथक हो जाते हैं। इसी कारण से तो इनको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं और इसका कोई भी अपवाद नहीं है, अर्थात यह नियम जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम है, तो इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहां पे आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, हमने क्या कहा कि हमको एक जोड़ी लक्षण लेना है, तो लाल पुष्प का क्रॉस हमने सफेद पुष्प के साथ कराया, तो F1 पीढ़ी में हमको लाल रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जीन ज्यादा प्रभावी होता है सफेद रंग के जीन की अपेक्षा। तो F1 पीढ़ी में तो हमको कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि विषम युग्मजी लाल पौधे प्राप्त हुए, और जब हम इनका आपस में क्रिया कराते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, यानी यहां पे आपको स्मॉल आर पुनः से प्राप्त हो जाता है F2 जनरेशन में, यानी कि F2 पीढ़ी में। और F2 पीढ़ी में स्मॉल आर का यानी सफेद पुष्प का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग के जो पुष्प होते हैं ये भी F1 पीढ़ी में साथ साथ रहते हैं, किसके, लाल रंग के पुष्पों के साथ में, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी मिश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए ये F2 पीढ़ी में पुनः से प्रकट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेंडल के जो दोनों नियम है, पहला नियम प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो दूसरा नियम है यानी कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसकी वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।